बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे जी लॉर्ड वेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये 19th नंबर का हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी वॉसराय हिंद के तौर पे अपनी खिदमत सारे अंजाम दी। इससे पहले ये कमांडर इन चीफ थे बरतानिया की फौज में। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज कुछ मजीद इम्पोर्टेंट इवेंट्स इसके दौरे हुकूमत में, जब ये हिंदुस्तान का वॉसराय हिंद था, कुछ हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनके हवाले से कमीशन अक्सर सवाल पूछ रहा होता है या इंटरव्यू पैनल में उनके हवाले से सवाल पूछे जा रहे होते हैं। उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा इसका पस मंजर समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ये वॉसराय हिंद बनता है। लॉर्ड लिनलिथगो, जिसका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर माना जाता है एज ए वॉसराय हिंद के तौर पे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया था। तकरीबन 1 अक्टूबर 1943 की बात है और इनका जो दौरे हुकूमत है 21 फरवरी 1947 तक ये रहता है। इससे पहले ये 1941 से लेकर 1943 तक ये बरतानिया की फौज में कमांडर इन चीफ के तौर पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। तो इनके दौरे हुकूमत में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हिंदुस्तान बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहा था। उस वक्त दुनिया में दूसरी जंग अजीम भी चल रही थी, आपको पता है। तो बहुत सारे मसाइल थे, जैसे बंगाल में कहत पड़ गया था। इस तरह से मुस्लिम लीग बार बार इस बात के ऊपर जो है वो डट गई थी और जोर लगा रही थी कि पाकिस्तान हमें बनाना है, हिंदुस्तान को तकसीम करना है। इस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट चला दी गई थी। आपको पता है क्रिप्स मिशन जब नाकाम हुआ था तो गांधी ने और उसके लीडर्स ने मिलकर, कांग्रेस ने हिंदुस्तान में क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक चला दी 1942 में, जब क्रिप्स मिशन आपको पता है नाकाम हुआ था। इस तरह से और भी बहुत सारे मसाइल थे, जैसे जापान वगैरह से कोशिश की जानी थी कि वो हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर दे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये भी बरतानिया को एक बहुत बड़ा मसला था। तो ये सारे मसले थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी बहुत सारे तजाद जो है वो चल रहे थे इन मामलात को ठीक करने के लिए। लॉर्ड वेवल बरतानिया लंदन तशरीफ लेके जाता है, तो वहां पे उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जाके मिलता है। तो वहां पे एक प्लान तैयार करता है, जिसे हमने डिस्कस किया था कि वेवल प्लान। 14 जून 1945 की बात है। फिर उस लॉर्ड वेवल जो प्लान लेके आया था, वेवल प्लान लेके आया था, उस प्लान को फिर इसने, जनाब आपको पता, शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मुख्तलिफ जमातों से लोग इसने इकट्ठे किए थे लॉर्ड वेवल ने, और उस प्लान के ऊपर डिस्कस किया था। प्लान में उसने मुख्तलिफ चीजें डिस्कस की थी, जैसे उसने कहा था कि आप लोगों को जो है वो एक दस्तूर साज जो असेंबली बनाने का जो है वो इख्तियार दे दिया जाएगा। इस तरह से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वॉसराय हिंद की, उसमें मुसलमान भी होंगे, हिंदू भी होंगे, उनको मसावी जो है वो नुमाइंदगी दी जाएगी, और भी दूसरी जमातें उसमें शामिल हो सकती हैं। इस तरह से इन्होंने कहा कि, यानी इन्होंने बेसिकली लॉर्ड, ये जो वेवल था, इसने वेवल प्लान में कांग्रेस को एक तरह से समझ ले लॉलीपॉप दिया था कि तुम लोग अपना कानून, अपना आइन खुद बना सकते हो। तो ये मसले थे। इस तरह से इसने जनाब जो वीटो पावर भी अपने पास वॉसराय हिंद ने रख ली थी कि कोई भी अगर कानून साज असेंबली में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी अगर मुस्लिम लीग या कांग्रेस मसले के ऊपर फाइनल डिसीजन देती तो उसको हम कलदम करार दे सकते हैं। ये वॉसराय हिंद ने जो है वो अपने पास पावर रख ली थी। इस तरह से ये लॉर्ड वेवल जो था, उसने वेवल प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था। शिमला कॉन्फ्रेंस आगे पता को 25 जून 1945 में होती है, जिसमें मुख्तलिफ जमातें आती हैं और वो भी मुकम्मल तौर पे नाकाम होती है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे, उन्होंने मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर दिया था इस शिमला कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये हमारे मफाद में नहीं है, ये हमें महज धोखाधड़ी के लिए, ये हमारे साथ सब कुछ एक चाल चल रहे हैं ये सारे लोग। कांग्रेस इसमें बस इस वजह से खुश थी कि उनको जो है वो कानून बनाने का या कानून साजी करने का जो उनके इख्तियार दिए जाने थे, जो कि किसी हद तक जो है वो कामयाब नहीं हो सकते थे। तो इस तरह से ये मसले चल रहे थे। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, यानी मुस्लिम लीग, चाहती थी कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए और मुसलमानों की अक्सरियती इलाकों में जो है वो मुस्लिम लीग जो इंतखाबात करवा के
मुस्लिम लीग जो है वो इंतखाबात जीतेगी और हमारा अलग वतन बना दिया जाए, पाकिस्तान बना दिया जाए। लेकिन कांग्रेस जो थी वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्त नला थी और कहती थी कि बिल्कुल भी हम हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होने देंगे, अखंड भारत रहेगा। बेसिकली मसला ये था कि कांग्रेस वहां पे अपने आप को कहलवाती थी कि यहां पे जितने भी लोग रहते हैं हम सब की नुमाइंदगी करेंगे, हम सब की जो है वो खसूसी जमात और सबकी नुमाइंदगी करते हैं। जबकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहते थे कि कांग्रेस मुसलमानों की ये जो है वो जमात जो है वो नुमाइंदगी नहीं कर सकती। अगर मुसलमानों की किसी ने नुमाइंदगी करनी हो तो वो मुस्लिम लीग है, यानी मुसलमान जो है वो कांग्रेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इत्मीनान नहीं कर सकते। तो ये सारे मसले चल रहे थे। सो अल्टीमेटली कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कॉन्फ्रेंस जो हुई थी शिमला, उसका भी इनकार कर दिया और बाद में फिर कांग्रेस ने सारे का सारा मलबा जो है वो इसी नाकामी का जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के ऊपर लगा दिया। सो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा कि सिंपली एक ही मसले का हल है कि आप लोग क्या करें, आप लोग सिंपली इंतखाबात करवाएं और अगर मुसलमानों की मुस्लिम लीग नुमाइंदगी उनकी करेगी, अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि मुसलमानों की सिर्फ वाहिद मुस्लिम लीग ही नुमाइंदगी कर रही है, तो आप इलेक्शंस करवा लें, इंतखाबात करवा लें। इंतखाबात से जो है वो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो बरतानवी हुकूमत फिर आगे चल के चेंज हो जाती है, लिबरल पार्टी बरतानिया में आ जाती है, लॉर्ड अटैली साहब जो है वो वजीर आजम बन जाते हैं बरतानिया के। तो फिर वो जो है वो इंतखाबात का इससे पहले 21 अगस्त 1945 में ऐलान कर दिया गया था, लेकिन आगे चल के फिर जनाब जो है वो सितंबर में जो है वो उन्होंने कहा कि आप इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शंस का जो है वो अहकाम जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले यहां पे इवेंट बनेगा वो हमारे पास क्या है जी, जरा लिखिए आप, 1945 1946 के क्या होते हैं जी, इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं जी, इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं जी, इलेक्शंस होते हैं। ये मरकज में भी कुछ इलेक्शंस होंगे और सूबाई लेवल्स पे भी ये इलेक्शंस होंगे, जिसे हम 1945-46 के इंतखाबात बोलते हैं। अब आगे चल के ये होंगे क्योंकि जो वर्ल्ड वार सेकंड चल रही थी वो खत्म हो गई थी। बेसिकली कांग्रेस ये चाहती थी कि वर्ल्ड वार सेकंड चल रही है, बरतानिया जो है वो सारे का सारे इक्तदार हमारे हाथ में दे हिंदुस्तान का और यहां से खुद भाग जाए, निकल जाए यहां से। बेसिकली कांग्रेस भी चाहती थी कि सेकंड वर्ल्ड वार में बरतानिया को जबरदस्त किस्म की शिकस्त हो, लेकिन किस्मत से आप कह सकते हैं बदकिस्मती से बरतानिया जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार जीत जाता है, लाइट पावर जीत जाता है और कांग्रेस का ये भी ख्वाब जो था वो चकनाचूर हो गया। तो इस तरह से ये मामला चल रहे थे। तो फिर आगे चल के जनाब जब वो 1945-46 के इलेक्शंस होते हैं, 1945-46 के इंतखाबात होते हैं। जब 1945-46 के इंतखाबात जो होते हैं वो कब होते हैं, याद रखेंगे, ये दिसंबर से शुरू होते हैं। दिसंबर से शुरू होते हैं। दिसंबर ये दिसंबर 19 आप कह सकते हैं जी 1945 से शुरू होते हैं। दिसंबर 1945 से शुरू होते हैं और ये जनवरी 1946 तक रहते हैं। दिसंबर से लेके और जनवरी 1946 तक ये इलेक्शंस होते हैं। अब जब इलेक्शंस होने का ऐलान हो जाता है तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस, दो बड़ी जमातें थी हिंदुस्तान में, ये अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर देती हिंदुस्तान में। कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि तुम जितने भी लोग यहां पे हिंदुस्तान में रहते हो, हम तुम सबकी मुश्तरका जमात है, हम तुम सबकी नुमाइंदगी करेंगे, यानी मुसलमान हो, कंप्रेस्ड क्लास हो, कोई भी लोग मौजूद हो, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, जो भी हो, वो सब की सब हिंदुओं की सबकी सब जो है वो कांग्रेस जो है वो क्या करेगी, वो इनकी नुमाइंदगी करेगी। लेकिन मुसलमान जो थे या मुस्लिम लीग ये कहती थी कि मुस्लिम लीग सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है और यही मुसलमानों की जमात है, मुसलमानों का किसी और जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुस्लिम लीग कहती थी। तो इस तरह से इन्होंने इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी की और कांग्रेस में गांधी और दूसरे लीडर्स ने भी की। गांधी साहब जो थे या मुस्लिम लीग के जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, तो इस तरह से बहुत सारे जो है वो इन्होंने अपने मंशूर सामने रखे। जैसे कांग्रेस ने कहा कि जितने भी पार्टीज यहाँ पे मौजूद है, ये जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद है, सबकी वाहिद यूनिक हम नुमाइंदगी करेंगी, यानी कांग्रेस करेगी। इस तरह से जनाब जब वो अखंड भारत का नारा लगाते थे कि भारत को तकसीम नहीं होने देंगे,
यहां पे सिर्फ इक्तदार की मुंतकिली होगी, यानी कि बरतानिया से हमारे हाथ में जो है वो इक्तदार आ जाएगा और हम सबको जो है वो हकूक देंगे जितनी भी अकलियत रहती, क्योंकि वहां पे अक्सरियत में मेजॉरिटी में हिंदू रहते थे, कांग्रेस थी। इस तरह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ने भी नारे लगाए, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे लगाए गए। लोगों को मोटिवेट किया गया, इंतखाबात की तैयारियां जो थी वो अरूज पे थी। तो इस तरह से इंतखाबात होते हैं। अब जब इंतखाबात होते हैं तो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट क्या आता है कि ये जो मुस्लिम लीग थी उसने एक शानदार और तारीखी फतह इस इलेक्शंस में ली। कांग्रेस को एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो कांग्रेस जो कहती थी कि हम जितनी भी यहां पे पार्टीज हैं, जितने भी यहां पे लोग रहते हैं, हम सबकी नुमाइंदगी करेंगे, अखंड भारत रहेगा, उनको एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। मुस्लिम लीग ने यह मैदान जीत लिया। तकरीबन 30 के राउंड अबाउट मरकज में इनको नशिस्तें मुस्लिम लीग को मिली, 30 के 30 ही जीती, 100% इन्होंने अपना दिया। इस तरह से इनको मुस्लिम लीग को अगर देखा जाए तो हमारे पास तकरीबन 492 जो वो सीटें मिली थी, सूबाई आप कह सकते हैं, मुस्लिम लीग को लड़ने के लिए 492 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी, सूबाई सीटें मिली थी जीतने लड़ने के लिए। तो इसमें से मुस्लिम लीग ने 429 सीटें, 492 सीटों में से मुस्लिम लीग ने जीती। और यूं मुस्लिम लीग की तकरीबन 87% जो थी वो आप कह सकते हैं कि कामयाबी मुस्लिम लीग ने समेटी अपने नाम की। ठीक है जी, तो इस तरह से जनाब जो है वो मुस्लिम लीग ने ये जो है वो कामयाबी हासिल कर ली। कांग्रेस जो थी वो इसमें नाकाम हो गई। कांग्रेस कई जगह पे नाकाम हुई। यहाँ पे सूबाई इलेक्शंस में 87% मुस्लिम लीग जीत गई। टोटल 492 नशिस्तें मिली थी जिसके ऊपर मुसलमान उम्मीदवार खड़े थे। 429 सीटें मुस्लिम लीग जीत गई। साबित तो हो गया था 87% सीटें लेके के मुसलमानों की वाहिद अगर कोई नुमाइंदगी कर रही है कोई जमात तो वो मुस्लिम लीग ही है। ये बरतानिया को साबित करना था, ये अंग्रेजों को साबित करना था मुसलमानों को, और इसी की बेस पे मुसलमानों को फिर अलग से एक वतन मिलना था। यहां पे मुसलमानों ने अपनी जो है वो यहां पे समझ लेके यहां पे जान की बाजी लगा दी थी इस इलेक्शंस में इसको जीतने के लिए। इतनी मुमकिन हद तक कोशिश की गई थी क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात थी। अगर इस बार कांग्रेस जीत जाती तो मुसलमानों को बहुत बड़ी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ता था और हो सकता था कि पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में ना आता। तो ये इलेक्शंस जीतने मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। अगर इससे पहले हम जरा गौर करें, 19 हमारे पास 37 के इलेक्शंस हुए थे जिसमें कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्रीज बनाई थी। जब कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई थी, आपको पता है 1585 के राउंड अबाउट टोटल सीटें थी। 1585 के राउंड अबाउट टोटल सीटें थी, ठीक है। और इसमें से टोटल 482 सीटें जो थी वो मुस्लिम लीग को मिली थी। 482 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को लड़ने के लिए, 482 सीटें, ठीक है जी। और इसमें से भी अगर आप देखें तो तकरीबन 58 जो सीटें, 58 सीटें थी, उसके ऊपर कांग्रेस की तरफ से मुसलमान लीडर लड़ रहे थे और इसमें से भी तकरीबन 26 सीटें जो है वो कांग्रेस के मुसलमान लीडर जो थे वो जीत गए थे। इस तरह से यहां पे मुस्लिम लीग को जो है वो तकरीबन 102 आप कह लें कि तकरीबन यही तकरीबन 102 के राउंड अबाउट जो है वो मुस्लिम लीग ने ये सीटें जीती थी इनमें से, और तकरीबन ये 20% मुस्लिम लीग की कामयाबी थी और तकरीबन 50 के राउंड अबाउट जो है वो एग्रीगेट हिंदू ले गए थे। तो ये 1937 का आपको पता इलेक्शन कांग्रेस जीत गई थी और मुसलमानों को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ता और वहां से मोराल भी पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों का बहुत डाउन हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान अलग लेकर ही रहेंगे, लेकर रहेंगे, पाकिस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान। ये नारे लगाए गए थे। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नारे लगाए गए। तो इस तरह से ये देखें 1937 के इलेक्शंस को कंपेयर करके देखें 45 के साथ, 46 के साथ, तो बहुत बड़ा कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा और डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी यहां पे जो थी आप समझ लें कि कांग्रेस जीत गई थी। 37 के इलेक्शंस में आपको पता कांग्रेस मिनिस्ट्रीज भी बनती थी, 37 से 39 तक रही थी।
तो इस तरह से ये आम इंतखाबात होते हैं और मुस्लिम लीग जो है वो इसमें जीत जाती है 45-46 के इंतखाबात में, और इसको अपने लिए एक बहुत बड़ा जो है वो सबक अपने सामने रख के मुस्लिम लीग ने मेहनत करके एफर्ट करके ये इलेक्शंस जीते। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में तकरीबन 86 के राउंड अबाउट मुसलमानों के लिए सीटें थी, 86 के राउंड अबाउट, और यहां से 79 सीटें पंजाब में से जीत ली थी। आप ये हिसाब लगा लें, पंजाब में से 86 सीटें मिली थी पंजाब को, क्योंकि वहां पे मुसलमान अक्सरियत में तो 79 सीटें जीत ली थी। ठीक है जी। इस तरह से अगर हम बात करें बंगाल की बात करें तो बंगाल में तकरीबन 119 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को लड़ने के लिए, और जिसमें से तकरीबन 113 सीटें मुस्लिम लीग ने जीत भी ली थी। इतनी यहां तक हिसाब लगा लें। और यहां पे बंगाल के वजीर आला फिर यहां पे हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब को यहां पे लगाया गया। ठीक है जी। इस तरह से तो ये इस तरह से आप अपने जहन में रखेंगे, ये सवाल आपसे बन सकते हैं। तो ये अगर हम बात करें सिंध की देखें, या अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब से मलक खिजर हयात टवाना साहब जो थे उस वक्त बने थे, यहां पे इनको वजीर आला बनाया गया था पंजाब की तरफ से। कि पंजाब में आपको पता है जो हमारे पास अक्सरियत थी, मुसलमानों की अक्सरियत थी, सिंध में भी मुसलमानों की अक्सरियत थी। गुलाम हुसैन हदायतुल्लाह साहब को जो है वो वजीर आला बनाया गया। ठीक है जी। तो इस तरह से मुसलमानों ने ये 1945-46 के इंतखाबात जीत के एक तारीखी कामयाबी समेटी और अपने नाम की। ठीक है जी। तो फिर आगे चल के 11 जनवरी 1946 को मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने यौम फतह मनाया। यौम फतह कब मनाया? 11 जनवरी 1946 को मुस्लिम लीग ने यौम फतह मनाया। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो ये सारे मामलात होते हैं और इलेक्शंस हो जाते हैं, मुस्लिम लीग जीत जाती है। इसके बाद कुछ अबहम गोई जो है वो शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने मसले मसाइल बनाना शुरू कर दिए, यानी कि बीच में सी मुस्लिम लीग में से ही ये बातें निकलना शुरू हो गई इलेक्शन जीतने के बाद कि जनाब जो है वो एक से जायद जो मुमलिकत है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि मुसलमान या मुस्लिम लीग चाहती है कि वो एक से जायद मुमलिकत बनाए, एक से जायद ममालिक बनाने की यहां से हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है। फिर इसकी तजदीद करने के लिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने दिल्ली रेजोल्यूशन दी थी। दिल्ली रेजोल्यूशन आप याद रखेंगे, दिल्ली रेजोल्यूशन। तो ये कब की बात है? 10 अप्रैल की बात है। ये सवाल पूछेगा आपसे कमीशन। 10 अप्रैल 1946 की बात है। दिल्ली रेजोल्यूशन, करारदादे दिल्ली हम इसे बोलते हैं, करारदादे दिल्ली हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करारदादे दिल्ली बोलते हैं। 10 अप्रैल 1946 इसकी डेट है, और इसको पेश किसने किया? ये सवाल बनता है। जिस तरह से करारदादे लाहौर कर पाकिस्तान को किसने पेश किया था? मौलवी ए के फजलुल हक साहब ने पेश किया था। इस तरह से करारदादे दिल्ली को किसने पेश किया था? ये भी सवाल बनता है। और कब ये जो है वो पेश की गई थी? 10 अप्रैल 1946 को। और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने इस करारदाद को पेश किया था, और इसमें क्या था कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, कतई तौर पे भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क जो है वो मुआर्ज़े वजूद में आएगा। मुस्लिम लीग की काविश कोशिशों की बेस पे सिर्फ एक वाहिद मुमलिकत बनेगी जिसका नाम पाकिस्तान होगा। इसमें यह बात जो है वो कंफर्म की गई और लोगों को जो है वो क्या किया गया? सेटिस्फाइड किया गया, उनको जो है वो इत्तेमाद में लिया गया। तो इस तरह से जनाब जो है वो ये सारी मामला चलते आगे चल के कैबिनेट मिशन प्लान होगा, कबीना मिशन प्लान जिसे हम बोलते हैं। फिर आगे चल के इंटर्म गवर्नमेंट बनेगी, उसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको आज का ये लेक्चर समझा पाया हूँगा। अगर इसके हवाले से कोई सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।